नमस्कार डिप्लोमेट्स, वेलकम टू आवर चैनल। नाउ यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं रशिया यूक्रेन वॉर को। ये वॉर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। क्या क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, नेपाल का क्या इशू है, इंडिया और यूएस क्या पोजीशन एंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो बने रहिए दी भारतीय डिप्लोमेट के साथ। मैं हूँ विकीपीडिया के ऑफिशियल पेज में। आप देख सकते हैं रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। स्पेशली इस वॉर के रिलेटेड एक पेज बनाया गया है जहाँ सारी डिटेल्स यहाँ पर अच्छे से मेंशन की गई हैं। अगर मैं इसकी डेट बताऊँ तो 24 फरवरी को रशिया ने इनिशिएट करा था अटैक, और इस वॉर को ऑलमोस्ट 2 साल होने को आए। क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, अगर मैं इसका मैप दिखाऊं तो ये है रिसेंट मैप। अब ये मैप एक्चुअली महीनों से वहीं स्टक हो चुका है। ये जो रेड वाला पार्ट है वो रशिया एनेक्स कर चुका है। जो ब्लू वाला पार्ट है पहले रशिया ने एनेक्स करा था, फिर यूक्रेन ने उसे रिकैप्चर करा है, फिर लास्ट में रशिया ने उसे वापस कैप्चर कर लिया है। जो येलो वाला पार्ट है वो टोटली यूक्रेन के अंडर आता है। और अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये जो क्रीमिया, ये जो पार्ट है उसे क्रीमिया कहते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या था, 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर दिया था। तो उससे वर्ल्ड काफ़ी नाराज़ हुआ था और रशिया को G8 से निकाल दिया गया था। तो हाँ दोस्तों, जो G7 आज हम सुनते हैं, G7 की मीटिंग में पीएम मोदी को इनवाइट किया गया, वो पहले G8 हुआ करता था। 2014 में जब रशिया ने एनेक्स करा क्रीमिया को, तो रशिया को G8 से निकाल दिया गया। और अब रिसेंटली यूएस ये भी चाहता है कि रशिया G20 से भी बाहर निकल जाए, पर ये इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि G20 में टॉप 20 इकोनॉमीज आती हैं और रशिया को इकोनॉमिकली इतनी जल्दी इतना भी करना पॉसिबल नहीं होगा। इसके बदले में रशिया का क्या मूव है, रशिया देखिए शांत बैठने वालों में से नहीं है। रशिया ने, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया कि वो सारे फ्रंट देख रहे हैं कहाँ कहाँ से अटैक हो सकते हैं। वो ये वॉर को ऑलमोस्ट 2 साल से कंटिन्यू करने में है, तो ये काफ़ी मुश्किल होगा यूक्रेन के लिए बाउंस बैक करना। और इसमें अगर हम यूक्रेन का स्टांस देखें क्या है, यूक्रेन भी पीछे हटने वालों में से बिल्कुल नहीं लग रहा। द प्रिंट का आर्टिकल है, यूक्रेनियंस प्रिपेयर फॉर अ लॉन्ग वॉर। यूक्रेनियंस को पता है ये वॉर इतनी जल्दी खत्म होगी नहीं। पर अगर मैं आपको मैप में यूक्रेन और रशिया दिखाऊं, ये रशिया, मैसिव रशिया है, यहाँ पर वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है, और ये यूक्रेन। तो यूक्रेन इतना छोटा देश रशिया के आगे, इकोनॉमी वाइज भी छोटा है, पॉपुलेशन वाइज भी छोटा, कॉन्फिडेंस और इतना पैसा आ कहाँ से रहा है कि वो इतने मैसिव ह्यूज रशिया से कम्पीट कर सके। तो इसका जवाब है यूएसए। रशिया को कमज़ोर करना यूएस की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी रही है हमेशा से। तो ज़ेलेंस्की को कभी भी पैसे की ज़रूरत होती है, वो यूएस से गुहार करते हैं और यूएस बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनकी झोली में डाल देता है। तो ये एक मैसिव स्ट्रेंथ है यूक्रेन की कि यूएस उसको बैक कर रहा है। अब अगर मैं आपको स्टैट्स बताऊं तो एज ऑफ नाउ यूएस 114 बिलियन डॉलर्स दे चुका है यूक्रेन को, एज ऑफ उसके वेपन्स दिए या सप्लाईज दी या इन कैश हैंड दिया। और अगर मैं यूनाइटेड नेशंस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन यूरोप, पूरे यूरोप, इन सब की भी कॉम्बिनेशंस अमाउंट बताऊं तो इंडिया का डिफेंस बजट है 75 बिलियन डॉलर्स अप्रॉक्सीमेटली। तो यूक्रेन ने इन 2 सालों की वॉर में इंडिया के डिफेंस बजट से डबल अमाउंट खर्च कर चुका है रशिया को हराने के लिए। जब इस तरीके का यूक्रेन को बैकअप मिलेगा तो कौन कंट्री नहीं चाहेगा कि वो अपनी टेरिटरी को डिफेंड करे। और रशिया, एक्चुअली यूएस तो यही चाहता है। यूएस के लिए क्या हो रहा है, अभी यूएस अपने डॉलर्स फेंक रहा है। रशिया के सोल्जर्स यूएस की धरती से बाहर अपनी अगर जान दे रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए चेरी ऑन द केक है। क्योंकि जब जो बाइडन ने पहले दिन जब प्रेसिडेंट की शपथ ली थी तो उन्होंने सीधा स्टेटमेंट दे दिया था कि चाइना इज़ नॉट अ एनिमी बट रशिया इज़। तो उनका इंडिकेशन साफ है कि रशिया को हमें कैसे भी करके कमज़ोर करना है। पर अगर हम रिसेंटली डेवलपमेंट्स में जाएं, क्या हुई, यहाँ पर एक और फ्रंट वॉर का खुल चुका है, इजराइल और हमास का। आप सब जानते होंगे इजराइल और हमास में काफ़ी टाइम से टेंशन है, और ये अभी रिसेंट काफ़ी टेंशन अभी चल भी रही है। नॉर्दर्न गाज़ा को ऑल कर लिया और सदर्न गाज़ा की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो क्या यूएस 2 फ्रंट वॉर को सपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि इजराइल को भी 100% सपोर्ट रहता है यूएस का। अगर यूएस एक दिन के लिए भी हाथ हटा ले इजराइल से तो पता नहीं इजराइल का क्या होगा। मैं उनके सोल्जर्स पे के कैपेबिलिटी पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, पर एज अ जियोपॉलिटिकल एंगल, एज अ फाइनेंशियली एंगल यूएस काफ़ी सपोर्ट करता है। तो यहाँ देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा अगर चाइना तीसरा फ्रंट ऑफ वॉर खोलता है ताइवान के अगेंस्ट, जो उसने बोला है कि 2026 तक खोलेगा। फिर यूएस का क्या रिएक्शन रहेगा, क्योंकि यूएस ऑलरेडी कुछ सेनेटर्स यूएस के बोल चुके हैं कि ये 2 फ्रंट वॉर भी यूएस इकोनॉमी के लिए डेडली साबित हो रही है। अगर
थ्री फ्रंट वॉर खुलती है, तब पता नहीं यूएस का रिएक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्या करता है यूएस। क्योंकि यूएस का ऐसा है ना, अब हमें तो क्या है कि हमें रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है, इंडियंस को ऑलमोस्ट अब आदत सी हो गई कि रशिया अगर 2 मिसाइल वहाँ फोड़ेगा, हमें आदत हो गई है क्योंकि हमें उससे मतलब नहीं है। पर यूएस अभी भी सोचता है कि वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है, उसके रहते रहते कोई एक देश जो डेमोक्रेसी भी नहीं है, मेनली रशिया एंड चाइना की बात हो रही है, तो वो एक दूसरे डेमोक्रेसी वाली कंट्री को कैसे इन्वेट कर सकता है। तो ये एक जो ईगो वाली बात आ जाती है ना यूएस की कि यार ये मेरे होते हुए कैसे कर दिया इसने, तो उसके वजह से वो इतना फंडिंग सप्लाई करता है। बाकी डेमोक्रेसी प्रमोटर भी कहा जाता है यूएस को कि रशिया और चाइना जो नॉन डेमोक्रेटिक देश हैं, तो उसके खिलाफ काफ़ी टेंशन्स बनी रहती है यूएस की हमेशा। और रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई है, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था, नेपाल का क्या इशू है। अब नेपाल यहाँ है इंडिया के ऊपर और ये रशिया यहाँ, तो नेपाल और यूएस का क्या रिलेशन, हाँ रिलेशन है एक्चुअली। जो रशिया का वैगनार ग्रुप है वो रिक्रूट करता है सोल्जर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आप हमारे प्राइवेट आर्मी को ज्वाइन करिए, यूक्रेन से फाइट करिए, हम आपको हैंडसम अमाउंट देंगे, अप्रॉक्सीमेटली 1,80,000 या 2 लाख पर मंथ का। तो काफ़ी इन्फ्लेशन है नेपाल में भी, तो इसके लिए काफ़ी गुरखा, स्पेशली गुरखा वैगनार ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। गुरखा प्रीडोमिनेंटली इंडियन मिलिट्री में काफ़ी टाइम से सर्व कर रहे हैं, इवन यूके की मिलिट्री में भी गुरखा सर्व कर रहे हैं अभी। तो नेपाल ने रिसेंटली रशिया को कहा कि आप अपनी आर्मी में गुरखा को मत दीजिए, क्योंकि रिसेंटली 6 गुरखा सोल्जर्स मारे गए एक शेलिंग में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। एंड एज इंडियंस, अभी इंडिया का क्या स्टैंड है, देखिए इंडिया रिलेशंस एंजॉय कर रहा है, नो डाउट। इंडिया और रशिया का ट्रेड ऑल टाइम हाई में है। इंडिया बहुत सारा ऑयल इंपोर्ट कर रहा है एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, और देखिए ये करना ज़रूरी भी है। अगर हम मेन ऑयल मार्केट की तरफ देखें तो गल्फ तो ऑयल मार्केट है ही, अब वेनेजुएला को ऑयल सप्लाई करने देता भी नहीं है। तो अगर हम रशिया से भी ऑयल खरीदेंगे नहीं तो पूरे वर्ल्ड में ऑयल की प्राइसेस स्काई रॉकेट चले जाएंगी। तो ये इंडिया की एक नेचुरल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम रशिया से ऑयल खरीदें और अपना हमारा भी एक बैलेंस बना रखा। इंडिया जिस कंट्री पे मुगल्स ने सालों तक राज करा, ब्रिटिशर्स ने राज करा, हमारी वॉर्स हो चुकी हैं 1962, 65, 71, पर इंडिया जैसा देश आज तक किसी भी देश को इंडिया ने इन्वेड नहीं करा। तो वी आर प्राउड एज अ भारतीयंस, हमें हमेशा प्राउड करना चाहिए कि इंडिया हमारा देश है। चाइना तरक्की करता है, दूसरा देश तरक्की करता है, वो ठीक है, वहाँ रोड्स अच्छी हैं, वो भी ठीक है, हमारे देश में भी आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। पर एज इंडिया जो हमारा मॉरल वैल्यूज़ हैं, वी शुड फील प्राउड एज भारतीयंस। तो अगर आप वीडियो के इस पॉइंट तक आ चुके हैं तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ कि आपने इतना समय निकाला मेरी वीडियो देखने के लिए। ये मेरी पहली वीडियो है, कुछ मिस्टेक्स हुई होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। बस मैं एक ही बात कहूँगा, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपको गुड क्वालिटी कंटेंट दूंगा, अपने भी व्यूज़ दूंगा, आप सबके भी व्यूज़, जब हमारा फैमिली ग्रो करेगा आप सबके भी व्यूज़ कंबाइन लेके मैं यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।